Welcome to my YouTube channel, Manisha Upadhyay PGT. In this video, we are going to discuss about the chapter number 2 of civics, that is federalism. इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि फेडरलिज्म क्या है, उसका कंसेप्ट क्या है, किस तरह से इंडिया जो है एक फेडरल कंट्री कहलाई जाती है और किस तरह से इस चैप्टर्स के अंदर दो ऐसे कंसेप्ट हैं जिसके लिए आपको जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, दैट इज कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। लेकिन स्टार्टिंग हम बेसिक से करेंगे, स्टार्टिंग हम चैप्टर की थीम से करेंगे। कोशिश करेंगे सबसे पहले कि जो चैप्टर की थीम है उसको हम समझें। तो चैप्टर का नेम है फेडरलिज्म, ठीक है। सो इससे पहले के जो चैप्टर है सिविक्स के अंदर, इससे पहले का जो चैप्टर है दैट इज पावर शेयरिंग। उस चैप्टर में आपको बताया गया है कि सिविक्स के अंदर कि पावर शेयरिंग क्या होती है, और उसके बाद में सिविक्स के अंदर एनसीईआरटी ने चैप्टर नंबर 2 डाला है जिसका नाम है फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय फेडरलिज्म, यानी फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, किस चीज को हम फेडरलिज्म कहते हैं। आपने हमेशा देखा होगा एनसीईआरटी बुक के अंदर, या जब भी आप अपना एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक खोलते हैं, सबसे पहले प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ते हैं, ठीक है, विच इज ऑल्सो नोन एज द इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसके अंदर एक लाइन लिखी रहती है कि इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। एक वर्ड हमेशा मिलता है, आपको देखा हुआ, इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म, क्यों लिखते हैं? तो फेडरल का मतलब होता है व्हेन पावर इज डिवाइडेड बिटवीन, जब पावर जो है डिवाइडेड हो जाती है टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यानी पावर इज डिवाइडेड बिटवीन टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। जैसे अगर हम इंडिया का एग्जांपल लें तो देर इन इंडिया पावर इज डिवाइडेड बिटवीन टू मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल, ठीक है। सो व्हाट इज फेडरलिज्म? फेडरलिज्म का मतलब है जब किसी भी देश की जो पावर्स होती हैं, शक्तियां होती हैं, वो डिवाइडेड हो जाती है। जैसे इंडिया के अंदर जो है वो पावर जो है वो डिवाइडेड हो चुकी है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास में पावर है एंड लोकल गवर्नमेंट के पास में पावर है। उसी देश को हम कहते हैं कि वो फेडरलिज्म है, उसी देश को कहेंगे हम कि वो फेडरल है। जैसे हम इंडिया का एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल लेते हैं कि इंडिया इज नोन एज फेडरल कंट्री। तो मतलब भारत के अंदर जो पावर है वो डिवाइडेड है बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट, बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड बिटवीन द लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। ये होता है फेडरलिज्म, इसलिए कहा जाता है कि इंडिया जो है एक फेडरल कंट्री है। अब हम थोड़ी सा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। इससे आगे हम ये जानेंगे कि जो हमारे एनसीईआरटी की बुक के अंदर है वहां से बिगिनिंग किस तरह से की है फेडरलिज्म की, वहां पर इस टॉपिक को किस तरह से इंट्रोड्यूस किया है। देखिए एनसीईआरटी की एक सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये है कि उनके सारे चैप्टर्स इंटरलिंक है। तो जो फर्स्ट चैप्टर था पावर शेयरिंग, उसी से हम जो है एक दूसरे चैप्टर की स्टार्टिंग की हमने फेडरलिज्म की। अब देखिए एनसीईआरटी के अंदर दो एग्जाम्पल, सबसे बड़े एग्जाम्पल दे रखे हैं, एक दे रखा है बेल्जियम का और श्रीलंका का। ये दोनों एग्जाम्पल आपको दिखाने की कोशिश की गई है कि क्या होता है फेडरलिज्म और किस तरह से फेडरल कंसेप्ट कंट्री के अंदर वर्क करता है। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेंगे बेल्जियम का। तो देखिए जो ये बेल्जियम का एग्जाम्पल इन्होंने दिया है उसमें इन्होंने क्या कहने की कोशिश की है। सबसे पहले एक कंट्री के बारे में बात की है जिसका नाम है बेल्जियम। देखिए बेल्जियम में पहले क्या होता था, बेल्जियम के अंदर पहले जो पावर थी वो डिवाइडेड तो थी, ध्यान से समझेंगे, पावर जो है वो डिवाइडेड तो थी, सेंट्रल गवर्नमेंट और एक दूसरी गवर्नमेंट, रीजनल या फिर स्टेट गवर्नमेंट, रीजनल गवर्नमेंट के बीच में पावर तो डिवाइडेड थी, लेकिन रूल करने की, लॉस रेगुलेशन बनाने की पावर केवल इनके पास थी। इनके पास पावर थी कि ये रूल्स, लॉज, रेगुलेशंस, ठीक है, ये बना सकते हैं, और रीजनल गवर्नमेंट के पास में पावर नहीं थी, ठीक है। तो एक तरह से यहाँ पर फेडरल कंसेप्ट होते हुए भी फेडरल कंसेप्ट इंप्लीमेंटेड नहीं था। इस वजह से क्या हो रहा था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास में केवल सारी पावर थी, तो एक तरह से अथॉरिटेटिव या डिक्टेटरशिप वाली चीजें हो रही थी। केवल केंद्र शक्ति है जो सब कुछ कर रही है और रीजनल गवर्नमेंट जो है उसके पास में पावर नहीं है। फिर बेल्जियम में क्या हुआ, मूवमेंट चला, स्टार्ट हुआ, और एक ईयर ऐसा आया, एक साल ऐसा आया कि बेल्जियम जो है पूरी तरह से फेडरल बन गया। वो ईयर कौन सा था, दैट इज 1993। तो 1993 में जो आपका बेल्जियम था उसमें रीजनल गवर्नमेंट को पावर दे दी गई, ठीक है, पावर दे गई, यानी पावर जो है वो डिवाइडेड कर दी।
सेंट्रल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट के पास में दोनों को शक्तियां दी गई। इससे पहले भी यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट थी, लेकिन वो सिर्फ नाम की थी, पावर्स नहीं थी रीजनल गवर्नमेंट के पास में। लेकिन 1993 के बाद में बेल्जियम जो देश है वहां पर जो है पावर जो है डिवाइडेड कर दी गई, रूल्स रेगुलेशन बनाने की पावर्स, ठीक है, उन सब चीजों को इम्प्लीमेंट करने की पावर रीजनल गवर्नमेंट को दे दी गई। इसके बाद में बेल्जियम जो है भारत की तरह एक फेडरल कंट्री जाने लगा। इसी तरह से हम श्रीलंका का एग्जांपल भी ले सकते हैं। श्रीलंका के अंदर भी जो है इसी तरह के कंसेप्ट हमें देखने को मिलता है, ठीक है। ये तो था हमारा बेसिक कंसेप्ट कि फेडरलिज्म किस तरह से आया। ये बेल्जियम का एक सबसे बड़ा एग्जांपल जो एनसीईआरटी बुक के अंदर मेंशन है कि किस तरह से जो बेल्जियम देश है वो एक फेडरल कंट्री बना, ठीक है जी। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे कि फेडरल और आपका यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता क्या है, ठीक है। देखिए दो तरह की गवर्नमेंट होती है, मैं आपको बता देती हूँ। देयर आर टू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। सो नॉट इन इंडिया, दो तरह की गवर्नमेंट होती है। एक होती है आपकी फेडरल और दूसरी होती है आपकी यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब फेडरल क्या है, जब यहां पर पावर डिवाइडेड होगी, सेंटर, स्टेट और कई देशों में लोकल, जैसे हमारे देश में। एंड यूनिटरी फॉर्म में केवल सेंट्रल पावर के पास सेंट्रल अथॉरिटी होगी। तो ये तो है एक कंसेप्ट, एक चीज जो हमें बताती है कि दो तरह की चीजें होती हैं, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। फेडरल यानी जहां पावर डिवाइडेड हो जाती है सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल के बीच में, ठीक है। और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां पर केवल सेंट्रल अथॉरिटी के पास में पावर होती है, ठीक है। ये दो तरह की गवर्नमेंट होती है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं इंडिया के अंदर, ठीक है, देखिए इंडिया के अंदर कुछ पावर्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के पास में, कुछ लोकल गवर्नमेंट के पास में। ये लाइन में इसलिए बोल रही हूँ कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं देश के, नेशनल के, जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, कुछ लोकल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जो पूरी एंटायर कंट्री के लिए फैसला लेती है। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। अभी हम समझने की कोशिश करेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरह से काम करती है, स्टेट गवर्नमेंट किस तरह से काम करती है और लोकल गवर्नमेंट किस तरह से काम करती है। जैसे कि अगर हम बात करें सेंट्रल की, तो इसके अंदर ये सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी एंटायर कंट्री के लिए काम करती है, पूरे देश के लिए, ठीक है, एंटायर कंट्री के लिए, ठीक है। तो अगर हम इंडिया के एग्जांपल लें कि इंडिया के अंदर इस टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है, दैट इज एनडीए, ठीक है। सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंसेस, ठीक है। whenever you will use, whenever you have to represent yourself in front of other person, ठीक है, तो आप जो है एक फॉर्मल टर्म का यूज करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि नाउ यू आर इन 10th स्टैंडर्ड, तो आपको कुछ फॉर्मल टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे अगर हमसे किसी ने पूछा कि इस टाइम पर सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है, तो हमें से आसानी से हम बहुत सारे लोग कह देते हैं कि बीजेपी है, तो वी विल नॉट से दैट, वी विल से कि एनडीए, बिकॉज इट रेफर टू द कोलिशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड एनडीए रिप्रेजेंट टू द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंसेस, ठीक है। तो हम इस टर्म को यूज करेंगे। तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एंटायर कंट्री के लिए काम करेगी। मैं आपको एग्जांपल दूंगी कि लास्ट ईयर टू लास्ट ईयर जो है हमारे गवर्नमेंट ने एक फैसला लिया था डीमोनेटाइजेशन का, ठीक है, एक फैसला लिया था। एक एग्जांपल हम बात कर रहे हैं, दैट इज डीमोनेटाइजेशन। अब देखिए डीमोनेटाइजेशन जो हुआ था, जिसको हिंदी में हम नोटबंदी कहते हैं, इसका जो रूल्स रेगुलेशन थे, क्या वो देश के किसी एक कोने पे इम्प्लीमेंट हुए, क्या सिर्फ दिल्ली के अंदर फैसले लिए गए, या पूरी इंडिया के अंदर जो लोग थे उन्होंने इस चीज के अंदर पार्टिसिपेट किया और जो है अपना रोल निभाया। तो यस, पूरे देश ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। तो डीमोनेटाइजेशन का जो फैसला वो किसने लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, किसी एक स्टेट के लिए नहीं, पूरी एंटायर कंट्री के लिए। तो ये होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर, यानी वो जो डिसीजन लेती है, जो रूल्स रेगुलेशन बनाती है, वो पूरी एंटायर कंट्री के लिए बनाती है, किसी एक स्टेट के लिए नहीं बनाती। उसी तरह से अगर हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, तो हर राज्य के अंदर, देश के अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने स्टेट के लिए काम करती है, अपने स्टेट के लिए वेलफेयर के लिए काम करती है। जैसे हम जानते हैं कि जो इंडिया है उसके अंदर इतने सारे स्टेट्स हैं, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज है, तो पॉसिबल नहीं है कि केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को सबको संभाले, इसलिए पावर का डिवीजन हो रखा है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर है, तो स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने राज्यों को देखती है, उनके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाएगी, उनके लिए कानून बनाएगी, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट उसके लिए काम करती है। जैसे अगर हम एग्जांपल दूं स्टेट गवर्नमेंट का, हम न्यू दिल्ली के अंदर रहते हैं, तो न्यू दिल्ली के सीएम कौन है,
यस, तो ये रूल्स रेगुलेशन बनाएंगे न्यू दिल्ली के लिए, ठीक है। कोई भी रूल बनाना हो, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड हो, या कोई वैकेंसी से रिलेटेड हो, कोई कॉलेज से रिलेटेड हो, तो वो स्टेट गवर्नमेंट का डिसीजन है, वो इस चीज से रिलेटेड जो है काम करेंगे। तो ये होता है किस तरह से काम करती है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। जब हम इस चैप्टर से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तब हम देखेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं और लोकल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। इन चीजों को हम थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने डिस्कस करा कि फेडरलिज्म क्या है, कि फेडरलिज्म में पावर इज डिवाइडेड बिटवीन मोर देन 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। जैसे इंडिया के अंदर है सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। इसके बाद में हमने डिस्कस किया कि हिस्ट्री के अंदर आपकी जो बुक है सिविक्स की, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, उसके अंदर कोई एग्जांपल दे रखा है फेडरल का, तो बिल्कुल दे रखा है, बेल्जियम और श्रीलंका को दिखाया गया है। उसके बाद हमने डिस्कस करा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किस तरह से रूल्स रेगुलेशन बनाती है और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो किसके लिए काम करती है। तो हमने अभी तक इन चीजों के बारे में डिस्कस किया। अब हम थोड़ा सा इसके आगे हम कोशिश करेंगे डिस्कस करने की कि जो पावर जो होती है, ठीक है, जो पावर जो होती है ये किस तरह से काम करती है। यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हम जहाँ बोलते हैं कुछ पावर है, या जो फेडरेशन है उसके अंदर जो है काम किस तरह से होता है, किस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है, किस तरह से स्टेट गवर्नमेंट काम करती है। अगर इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो कौन इसको रिसोल्व करेगा, ठीक है। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले अपने आप पावरफुल होती है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को पावर देती है, या कॉन्स्टिट्यूशन इन सबको पावर देता है, इनका वर्किंग प्रोसीजर क्या है उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। यस, तो जो फर्स्ट पॉइंट है, यानी जो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनमें से जो फर्स्ट पॉइंट है वो मैं आपको बताना चाहूंगी कि देखिए अगर हम पावर की बात करें तो सेंट्रल एज वेल एज स्टेट दोनों को पावर कहां से मिलती है, कॉन्स्टिट्यूशन से। दोनों को कॉन्स्टिट्यूशन से पावर मिलती है। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल और सेंट्रल गवर्नमेंट गिव पावर टू दी स्टेट गवर्नमेंट। ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट को पावर देती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों को जो पावर है, दोनों की जो लिमिटेशंस हैं, दोनों के जो कंडीशंस हैं, उन सारे कंडीशन को अगर कहीं पर मेंशन किया गया है तो दैट इज मेंशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अब कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड एक पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। हम कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर पहुंच चुके हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन से एक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ चेंज करना हो, जैसे कुछ अमेंडमेंट करना हो, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अमेंडमेंट? टू ब्रिंग आउट सम चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कोई चेंज हमें करना हो, कोई नियम या फिर कोई ऐसा रूल्स रेगुलेशन हो जिसके अंदर हमें चेंज लेकर आना हो, यानी टू ब्रिंग आउट सम चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या होगा, तो सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर, सेंटर प्लस स्टेट दोनों मिलकर काम करेंगी, दोनों मिलकर जो है वोट करेंगे, ठीक है, पार्लियामेंट में, ठीक है, ठीक है, मेजोरिटी के साथ में उस बिल को पास करेंगे और तब जाके जो है रूल्स रेगुलेशन में चेंज होगी। तो आप देख सकते हैं कि दोनों की अहमियत है, ठीक है, दोनों की उतनी ही पावरफुल माना गया है, दोनों को ही इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है। ऐसा नहीं है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ अमेंडमेंट करना है तो ब्रेक आउट सब चेंज अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट कंडीशन, ये सिनेरियो, तो हमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर डिसीजन लेगी और चेंज हो जाएगा। नो, इट इज रॉन्ग। डिसीजन क्या होगा, जब दोनों मिलकर काम करेंगे, ठीक है, दोनों जो है बिल पास करेंगे, मेजोरिटी ऑफ वोट्स होगी, उसके बाद में जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस आएगा, ठीक है। तो ये है प्रोसीजर फेडरल गवर्नमेंट का, ठीक है। इसके अंदर एक और चीज है अगर हम बात करें, ठीक है, ये तो हमारे 2 पॉइंट हो गए किस तरह से ये चीजें काम करती हैं। इसके अंदर एक चीज और है कि मान लीजिए अगर डिस्प्यूट अराइज हो जाए, ठीक है, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाए, ठीक है, वैसे हो जाता है यूजुअली, अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए या कॉन्फ्लिक्ट हम कह सकते हैं इन दोनों के बीच में, सेंट्रल और स्टेट के बीच में, तो क्या होगा, तो कौन इनको सॉल्व करेगा, तो इनको सॉल्व करेगी जुडिशरी, ठीक है। क्यों करेगी, बिकॉज इन इंडिया जुडिशरी इज नोन एज द इंडिपेंडेंट बॉडी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ठीक है, और इसको हम एक और चीज कहते हैं कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स है, अगर वो वायलेट कोई करता है, ठीक है, किसी के फंडामेंटल राइट छीनने की कोशिश करता है, तो वी कैन अप्रोच टू दी आर
इंडिपेंडेंट बॉडी, यानी हम जितने हमारे जो कोर्ट्स हैं उनके अंदर जाकर हम अपील कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसको हम कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो हमारा पॉइंट था, अगर कभी किसी भी सिचुएशन को लेकर कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है दोनों के बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में, तो उस डिस्प्यूट को कौन सॉल्व करेगा, कौन इन डिस्प्यूट के मैटर को रिसॉल्व करने की बात करेगा, वो करेगा हमारा जुडिशरी। ठीक है, बिकॉज इन इंडिया जुडिशरी इज नोन एज द इंडिपेंडेंट बॉडी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड विच इज ऑल्सो नोन एज द कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट व्हाट इज फेडरलिज्म। ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरह काम करती है, स्टेट गवर्नमेंट किस तरह क्या काम करती है, इनके लिमिटेशंस क्या हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, बेल्जियम का हमने एग्जांपल लिया, इन सब चीजों को हमने डिस्कस किया। इससे आज जो आने वाली वीडियो है उसके अंदर हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। जैसे बुक के अंदर मेंशन है दो सबसे बड़े कंसेप्ट, कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इंडिया के अंदर कौन सा कंसेप्ट फॉलो होता है और हम किस चीज को कहते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे व्हाट मेक इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, कौन से वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हम इंडिया को एक फेडरल कंट्री कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट मेंशन है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, लोकल गवर्नमेंट के अंदर। इन सारी वीडियोस को हम, इन सारी चीजों को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, till then thank you so much. If you like this video, please like, share and subscribe my channel. Till then, thank you so much.